सभी प्यारे दोस्तों को नमस्कार। मैं सुभाष नौबार स्वागत करता हूं आपके परमार टॉप ट्रेंडिंग स्टडी पर। प्यारे दोस्तों, आज है 18 जनवरी 2024। इस वीडियो में हम फिजिक्स के 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो आगामी परीक्षा उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती हेड रेडियो ऑपरेटर और असिस्टेंट ऑपरेटर के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। यह वीडियो अपने क्रम में 19वें नंबर की वीडियो है। इससे पहले हम 18 वीडियो बना चुके हैं। यदि आपने वो नहीं देखी है तो उन्हें जरूर देख लें। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी परीक्षा के लिए। शुरू करते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना और बेल आइकन को दबा लेना, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। पहला क्वेश्चन है, यदि एक तार के माध्यम से, एक मिनट में पेन ले लेता हूँ ना। यदि एक तार के माध्यम से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा I है और एक इलेक्ट्रॉन का आवेश E है, तो t सेकंड में प्रवाहित होने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या को किसके माध्यम से निर्धारित किया जा सकता है? आपको ये बताना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसके लिए ऑप्शन सी सही है, IT/E। IT/E। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कंडक्टर का प्रतिरोध दोगुना हो जाता है तो विद्युत धारा आधी हो जाती है। यह किस कारण से होता है? विद्युत धारा आधी हो जाती है यदि विद्युत प्रतिरोध है वो दोगुना हो जाता है। तो विद्युत धारा जो I होती है वो किसके विद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होती है। I is proportional to 1/R होती है ना। तो इसके कारण यदि प्रतिरोध दोगुना हो जाएगा तो विद्युत धारा ऑटोमेटिक आधी रह जाएगी, है ना। तो ये किसके कारण है? ऑप्शन बी सही है, I बराबर V/R। ये I बराबर V/R कहां से आता है? मैंने जो आपको बताया था V बराबर IR से, ठीक है। तो I बराबर क्या होगा? I बराबर हो जाएगा V/R, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पदार्थ में क्या होने पर अर्धचालक पदार्थ होता है? ऑप्शन डी सही है, प्रतिरोध का मान शून्य होगा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, प्रतिरोध का मान शून्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसमें निम्न प्रतिरोधकता होती है? आपको थोड़ा सा मैनेज करना है, आवाज हो रही होगी। ये शादी का घर है, मैं छुट्टी आया हूँ, ससुराल में हूँ, वहाँ साले की शादी है, लेकिन मैं अपना एक रूम में बैठ के आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ। क्यों? 29 तारीख से आपका एग्जाम है, तो मैं ये चाहता हूँ और यहाँ रहते हुए ही मैं मैराथन लूंगा, है ना। मैराथन कम से कम 500 क्वेश्चंस की मैं मैराथन बनाऊंगा, जो आपकी परीक्षा के लिए एक रामबाण होगी। बहुत अच्छे क्वेश्चनों को चूज कर रहा हूँ मैं, अलग अलग चैप्टरों से, जो आपके उसमें दिए हुए हैं, आने हैं एग्जाम में। तो मेहनत मैं अपनी तरफ से पूरी कर रहा हूँ जितना मुझे समय मिल रहा है ना। मैंने रात को भी वीडियो बनाई थी रूम में बंद होकर। मैंने बोला भाई नोट मुझे डिस्टर्ब नहीं करना, है ना। तो ये भी मैं एफर्ट लगा रहा हूँ, देखो जितना मेरे पे हो रहा है ना। निम्न में से किसमें निम्न प्रतिरोधकता होती है? 4 ऑप्शनों में से सबसे निम्न प्रतिरोधकता ऑप्शन ए सही है, नाइक्रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20 ओम के दो प्रतिरोधकों को समानांतर रूप से एक दूसरे के साथ जोड़ा जाता है, फिर इस समायोजन को 10 ओम के प्रतिरोध से जोड़ा जाता है। उनका समतुल्य प्रतिरोध कितना है ये आपको बताना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसा क्वेश्चन बनने के चांस है आपकी परीक्षा में, ठीक है। इसको बताता हूं। मैंने क्या बोला था? प्रतिरोधों को समानांतर रूप में जोड़ा जाता है। 1/R बराबर, भाई समानांतर क्रम में है, मैंने आपको बताया था 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2, ठीक। तो 1/R1 1/20 प्लस 1/20 दो है ना। R1 R2 कितना हो जाएगा? R1 भी 20 है और R2, दो प्रतिरोध है समांतर क्रम में, 20 ओम के हैं दोनों। तो R1 भी 20 है भैया और R2 भी 20 है। इसका एलसीएम ले लेंगे, 20 एलसीएम ले लिया। 1 + 1 बराबर क्या आएगा? 2/20, ठीक है। ओके,
तो r बराबर क्या आ जाएगा यहां से 20/2, 20/2, 20/2 तो कितना मान आ जाएगा 10। अब भाई r का मान आ गया यहां से 10, फिर क्या बोल रहा है इस समायोजन को, तो क्या होगा समकक्ष प्रतिरोध ये जो r है वो तीसरे प्रतिरोध जो R3 है इसे हम क्या मान लेंगे R3, श्रृंखला में है इसलिए समकक्ष प्रतिरोध क्या होगा, ये दोनों श्रृंखला में, समायोजन को 10 ओम के प्रतिरोध से जोड़ा जाता है समायोजन में, तो यहां हमने R डैश मान लिया, जो फाइनल प्रतिरोध है R डैश बराबर R जो ये निकला है प्लस R3, तो ये आर स्क्वायर नहीं है, ठीक है, ये इसके नीचे वाला है, तो आर हमने कितना निकाला था भैया 10, आर कितना निकाला था 10, और R3 कितना है वो भी भैया 10 है, तो कितना आ जाएगा ये 10 है, कितना आएगा 20 ओम आएगा कि नहीं, 20 ओम आ जाएगा, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन डी सही है। समझ में आ गया होगा, दोबारा बता देता हूं, कोई बात नहीं, जिन बच्चों की समझ में नहीं आया है दोबारा बता देता हूं। देखो समांतर प्रतिरोध में 20 ओम के दो प्रतिरोध जुड़े हुए हैं, तो समांतर प्रतिरोध का क्या सूत्र होता है 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2, 1/20 प्लस 1/20, 20 एलसीएम हो गया, एलसीएम लेके 1 प्लस 1 2/20, तो ये किसकी वैल्यू आई है 1/r की, 1/r की, भाई ये है ना 1/r, 1/r की वैल्यू कितनी आई 2/20, तो r का मान कितना हो जाएगा 20/2, उल्टा हो जाएगा वो, है ना, तो ये 10 आ जाएगा, तो ये और ये दोनों प्रतिरोध समायोजन को 10 ओम के प्रतिरोध से जोड़ा जाता है, मतलब दोनों को इनको हम ऐड कर देंगे, तो हमने इसको जो फाइनल प्रतिरोध था उसको R डैश मान लिया, है ना, R2 प्लस R3 कर दिया, वो सॉरी ये R प्लस R3 कर दिया, जिसको हमने R3 माना, ये 20, ठीक है, समझ में आ गया आई थिंक, डी ऑप्शन सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है अत्यधिक प्रतिरोध वाले चालक को क्या कहा जाता है, अत्यधिक प्रतिरोध वाले चालक को क्या कहा जाता है, ऑप्शन सी सही है प्रतिरोधक, प्रतिरोधक कहा जाता है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगर किसी चालक का प्रतिरोध आधा कर दिया जाए तो इसका ऊष्मीय प्रभाव डैश हो जाएगा, जिस तरीके का वो क्वेश्चन था वही है कि चालक प्रतिरोध को यदि आधा कर दिया जाए तो इसका ऊष्मीय प्रभाव कैसा रहेगा वो बताना है आपको, ऑप्शन बी सही है, आधा ही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी ऐसे तार का प्रतिरोध क्या होगा जिसमें 2 वॉट संभावित विभवांतर लागू किया जाता है, तार के माध्यम से करंट प्रवाह इतना है, बताइए किसी ऐसे तार का प्रतिरोध क्या होगा, तो इसमें क्या पूछा है हमने सूत्र लगाया V बराबर आई आर, तो R पूछा है R बराबर V अपॉन आई, तो भैया V कितना है 2 वोल्ट है, 2 वोल्ट है ना, और R वो I कितना है 1 है, तो कितना आया 2 ओम आया, 2 ओम हो जाएगा R बराबर, ठीक है 2 ओम, तो बी ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब कई प्रतिरोध डैश में जोड़े जाते हैं तो उनका संयुक्त प्रतिरोध उनमें से न्यूनतम प्रतिरोध से कम होता है, जब कई प्रतिरोध डैश में जोड़े जाते हैं, किस में जोड़े जाते हैं, 4 ऑप्शनों में से आपको बताना है, तो उनका संयुक्त प्रतिरोध उनमें से न्यूनतम प्रतिरोध से कम होता है, ऑप्शन ए सही है समानांतर, जब कई प्रतिरोध समानांतर में जोड़े जाते हैं तो उनका संयुक्त प्रतिरोध उनमें से न्यूनतम प्रतिरोध से कम होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक कंडक्टर का प्रतिरोध किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है, किसके, तापमान, प्रतिरोधकता, अनुप्रस्थ भाग का क्षेत्रफल, लंबाई बता रहा है, ऑप्शन सी सही है, अनुप्रस्थ भाग का क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी समांतर परिपथ में यदि किसी खराबी के कारण एक विद्युतीय उपकरण कार्य करना बंद कर दे तो सभी अन्य विद्युतीकरण उपकरण 4 ऑप्शनों में से आपको बताना है। प्यारे दोस्तों जिस प्रकार मैं फंक्शन में होते हुए भी आपके लिए वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूं, आपको उसी प्रकार अपनी पढ़ाई को नहीं भूलना है, ठीक है, अपनी पढ़ाई को नहीं भूलना है, आपको फंक्शन को अवॉइड करना है, आपको फंक्शन को अवॉइड करना है क्योंकि आपकी परीक्षा है, आपको परीक्षा देनी है 29 तारीख से, ठीक है, मेहनत करो, जितनी मेहनत कर सकते हैं उतनी मेहनत करो,
मैं आपको 50 क्वेश्चन मात्र 30-35 मिनट में कंप्लीट करा दे रहा हूँ। जो तुम 2-2 घंटे की वीडियो देखते हो ना, 1.5-2 घंटे की वीडियो, और मैं आपको 50 क्वेश्चन कराए जाते हैं, है ना? क्योंकि आपके पास उतना समय नहीं है। मैं 30-35 मिनट आपकी इसलिए ले रहा हूँ कि आप पूरा अपना रिवीजन अपना पढ़ें, जो जितना पढ़ा था आपने उसका रिवीजन करें, मैथ्स के क्वेश्चन खुद अपने हाथों से लगाएं, रीजनिंग के अपने हाथों से क्वेश्चन लगाएं, और जब आप उन उससे परेशान होकर मेरी वीडियो फिर उसके बाद देखें तो आपको एक तरीके से 50 क्वेश्चन फटाफट आधे घंटे में पूरा रिवीजन हो जाए। ठीक है, तो मैं इस तरीके की ज्यादा टाइम टेकिंग वीडियो नहीं बना रहा हूँ, और मेरे पास भी उतना समय नहीं है, और आपके पास तो बिल्कुल ही नहीं है, क्योंकि आपके पास ये बिल्कुल स्वर्ण पल है, आपको पूरी तैयारी करनी है ना? सी क्वेश्चन सही हो जाएगा, सामान्य रूप से कार्य करते रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तार की लंबाई दुगनी करने पर एमीटर की रीडिंग किस प्रकार प्रभावित होती है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बताना। देखो, हर तरीके के क्वेश्चन जो परीक्षाओं में बन रहे हैं वो मैं छांट छांट के ले रहा हूँ। एनटीपीसी, ईएलपी, ठीक है, ये बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बने हैं इसमें, ईएलपी टेक्नीशियन में और एनटीपीसी में। तो देखो क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 12 है, तार की लंबाई दोगुनी करने पर एमीटर की रीडिंग किस प्रकार प्रभावित होती है? एक्चुअल में क्या होता है, यह तार की लंबाई दोगुनी कर दी जाती है तो तार का प्रतिरोध भी दोगुना हो जाता है, इसलिए करंट घटकर क्या रह जाएगा, आधा रह जाता है। दोबारा बताता हूँ कि तार की लंबाई को यदि दोगुना कर दिया जाता है तो तार का प्रतिरोध भी दोगुना हो जाता है, इसलिए करंट घटकर क्या हो जाएगा, आधा रह जाता है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यह आधी रह जाती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। ठीक है, अरे देसी भाषा में बताता हूँ, सुनो देसी भाषा में। आप देखते होंगे कि जब करंट प्रवाहित होता है, जितना छोटा तार होता है उसमें पूरी करंट की मात्रा पहुंचती है, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है, जैसे जैसे बड़ा होता जाता है, आप उसको बड़ा करते जाएंगे तो करंट की मात्रा घटती चली जाती है। ठीक है, नहीं तो ऑन ग्राउंड देख लेना, आप जनरेटर चला लेना, जनरेटर से किसी दूसरे घर, कभी आप किसी फंक्शन में भी देख लेना, है ना? इसलिए जनरेटर को ज्यादा दूर नहीं रखा जाता, क्योंकि वो जो जनरेटर जितनी विद्युत धारा यहाँ से अपने पास से निकालता है, प्रवाहित करता है वहां से, तो ज्यादा दूर होने पर वहां तक लाइट कम पहुंचती है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 10 ओम के एक प्रतिरोध में 1.5 एम्पियर की विद्युत धारा बनी रहती है तो 1 मिनट में निष्कासित ऊर्जा की मात्रा कितनी होगी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अब इंपॉर्टेंट लगा लेना, वेरी इंपॉर्टेंट। देखो क्या होता है, निष्कासित ऊर्जा पूछिए तो H बराबर, ठीक है, H बराबर क्या होता है, आई स्क्वेयर आर टी, आई स्क्वेयर आर टी, ये सूत्र है। जिस बच्चे को नहीं पता है रट लेना, जहां आई दे रखा हो, आर दे रखा हो और समय दे रखा हो, वहां ऊष्मा निकालनी हो तो ये सूत्र है, H इक्वल टू आई स्क्वेयर इंटू आर टी। आई स्क्वेयर कितना है, 1.5, आई का मान, तो आई स्क्वेयर करेंगे तो 1.5 इंटू इंटू 1.5 इंटू आर कितना है, आर है 10 ओम, 10 ओम इंटू 1 मिनट का हम जो समय दे रखा है इसको हम सेकंडों में कन्वर्ट कर लेंगे, तो 1 मिनट में कितने, 60 सेकंड होते हैं। ठीक है, अब देखो ये दो जीरो है, ये जीरो, इन दोनों जीरो से हमें दशमलव से बहुत डर लगता है, तो ये दोनों दशमलव हमने हटा दिए। 15 और 15 का गुणा 225 होता है, 15 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों, 225, है ना? और गुणा गुणा यहाँ तो ये हट गया, केवल 6 बचा, 6 का गुणा कर लो भैया यहाँ। तो देखो आपको एक और बात होता है, 225 से आपको गुणा करने की जरूरत, 6 दूनी 12, 1200 के आसपास जो कौन सा है, 1200 से ज्यादा होगा 25 है, तो 25 का 150। देखो 200 का गुणा या 6 में किया, यहीं से मैं करूं तो 6 दूनी 1200 हो गया, 25 का 150 हो गया, 1200 और 150 1350 हो गया। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, नहीं तो आप यदि गुणा करना चाहें तो गुणा कर सकते हैं, 6 5 30, 3 6 दूनी 12 और 3 15, 1 6 दूनी 12 और 1 13। ठीक है भाई, समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। ठीक है, पढ़ाई करते रहो अपनी फर्स्ट क्लास, डी ऑप्शन सही है। ऐसे क्वेश्चन बनेंगे बच्चों, ठीक है, आपको ध्यान देना है इन पर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है स्रोत प्रतिरोध आर प्रतिरोधक में एक करंट I बनाए रखता है यदि प्रतिरोधक में विभवांतर V है, वही सूत्र पूछा है। लेकिन इसमें क्या है, सुनो, यहाँ क्या हो गया है, टाइपिंग मिस्टेक है। यहाँ ये यहाँ स्क्वायर नहीं है, ये यहाँ स्क्वायर है, I स्क्वायर RT। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ क्या आएगा, लिख देता हूं, आपको याद भी हो जाएगा, मैं बार बार लिखूंगा तो ठीक है। I स्क्वायर RT, ठीक है भाई। चलो, सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक परिवार ने एक महीने में 320 इकाई ऊर्जा का उपभोग किया। यह ऊर्जा जूल में कितनी होगी, बताओ। यह ऊर्जा जूल में कितनी होगी। तो क्या होता है, जो यूनिट होती है, 15वां क्वेश्चन है ना। हाँ, एक परिवार में एक महीने में 320 इकाई ऊर्जा का उपभोग होता है, तो यह ऊर्जा जूल में कितनी है। तो 1 किलोवाट घंटा बराबर क्या होता है, क्या संबंध है, मैंने आपको बताया है। 1 किलोवाट kWh बराबर क्या होता है जूल में, यदि ऊर्जा को निकालेंगे तो 3.6 इंटू 10 टू दी पावर 6 जूल। संबंध बताया था आपको, वीडियो में कई बार बताया भैया, ठीक है, मना मत करो यार। 1 किलो वॉट आवर्स बराबर 3.6 इंटू, तो 320 ऊर्जा हो रही है। तो क्या करोगे आप, 320 गुणा 3.6 इंटू 10 टू दी पावर 6 गुणा कर लो। देखो, इस जीरो को यहां से दशमलव हट गया, इससे गुणा आप करोगे तो कितना बैठेगा, कंप्लीट लगभग इतना आएगा। क्यों, क्योंकि 6 दूनी 12 हो रहा है, 2 पीछे आना चाहिए, 2 पीछे किसी के नहीं, 1152 आएगा, लगभग ये आएगा। बाकी गुणा आप कर लेना, इतना ही आएगा, ठीक है। 1152 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी विद्युत परिपथ में 1 घंटे के लिए 1 किलोवाट शक्ति का प्रयोग करने पर विद्युत ऊर्जा की खपत की मात्रा 1 किलोवाट घंटा होती है, इसे जूल में दर्शाए। तो वही है भैया जो अभी मैंने बताया था आपको, बी ऑप्शन अपना सही हो जाएगा, 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल, ठीक है, बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 100 वाट के एक विद्युत लैंप की प्रतिदिन 5 घंटे प्रयोग किया जाता है। लैंप द्वारा 3 दिनों में कितनी ऊर्जा का उपभोग होगा। लैंप द्वारा 3 दिनों में कितनी ऊर्जा का उपभोग होगा, ये आपको बताना है, ठीक है। अब ये आप 10 सेकंड में आप खुद करके देखो ये क्वेश्चन। दोबारा पढ़ देता हूं, 100 वाट के एक विद्युत लैंप को प्रतिदिन 5 घंटे प्रयोग किया जाता है। लैंप द्वारा 3 दिनों में कितनी ऊर्जा का उपभोग। ये तो आप अपने इस क्वेश्चन को अपने घर में ले जा करके उससे वो करो कि ऐसे यदि बिजली वाला आ जाता है तो हम कैसे रीडिंग निकालते हैं, है ना। हमें मतलब आपको पागल नहीं बनाए बिजली वाला, कहने का अर्थ मेरा ये। देखो, चलो मैं बताता हूँ, 5 घंटे प्रयोग हो रहा है प्रतिदिन और 3 दिनों तक होता है ना। तो टाइम कितना हो जाएगा, टी बराबर 5 इंटू 3, टोटल कितना हो जाएगा, 15 घंटे। कितना, 15 घंटे, 15 घंटे हो जाएगा। तो हमें क्या निकालना है, कितनी ऊर्जा का उपभोग होगा। तो सूत्र क्या होता है, पी बराबर, पी क्या है, शक्ति, ये पावर है, ठीक है। पी बराबर ई अपॉन टी, ठीक है। तो ये दे रखिए 100 वॉट पावर, तो 100 बराबर ई हमें निकालना है, अरे यार माउस भाई, ई अपॉन टी क्या है, 15 घंटे, गुणा कर दो। ई बराबर कितना आया भैया, ई बराबर आया 1500। 1500 किस में आया, ये वॉट घंटा में, वॉट घंटा, वॉट घंटा में आया, वॉट घंटा, ठीक है। तो इसको अब हम kWh में निकालेंगे, तो 1000 का क्या कर देंगे, भाग दे देंगे, kWh में निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 1.5 kWh। तो यूनिट्स को किस में नापा जाता है, किलो वॉट आवर्स में नापा जाता है, वॉट में, ठीक है। तो क्या आंसर आएगा, 1.5 यूनिट्स, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है।
निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है? चार ऑप्शन दे रखे हैं, चार ऑप्शन में से आपको बताना है। ऑप्शन डी सही है, विद्युत सेल। क्या है? विद्युत सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है? सेम क्वेश्चन हो गया। नहीं नहीं, अलग है ना, अलग है। तो ऑप्शन बी सही है, बैटरी। ठीक है, बैटरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑप्शन बी सही है इसका, बैटरी। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, बैटरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न युक्तियों में से कौन चालक के विभवांतर को बनाए रखने में मदद करता है? चार ऑप्शन दे रखे हैं, कौन सा है बताइए। निम्न युक्तियों में से कौन चालक के विभवांतर को बनाए रखने में मदद करता है? ऑप्शन सी सही है, सेल या बैटरी। सेल या बैटरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुंबकीयशीलता का उल्टा क्या होता है? चुंबकीयशीलता का उल्टा क्या होता है? चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन में से ऑप्शन सी सही है, प्रतिष्ठंभ। प्रतिष्ठंभ चुंबकीयशीलता का उल्टा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितारों में प्लाज्मा बनने का कारण है? सितारों में प्लाज्मा बनने का क्या कारण है? चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन में से एक को आपको टिक करना है एग्जाम में। ऑप्शन ए सही है, उच्च तापमान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने पदार्थों की पांचवी अवस्था के लिए कुछ गणना की थी? निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने पदार्थों की पांचवी अवस्था के लिए कुछ गणना की थी? उन वैज्ञानिक का नाम है सत्येंद्र नाथ बोस। ऑप्शन ए सही है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित का सही उत्तर के साथ मिलान कीजिए। थोड़ा सा दिमाग लगाइए, आप खुद दिमाग लगाओ, फिर मैं जब आंसर बताऊंगा तो आपके दिमाग में वो बैठ जाएगा, फिर आप भूलेंगे। आपको लगभग इतना तो पता ही है प्यारे दोस्तों, इतनी हिंट दे देता हूँ कि कार्य का मात्रक जूल होता है। ये तो मैं बता बता के आपको थक गया है ना। तो वन का डी होना चाहिए, वन का डी इसमें है, वन का डी इसमें है, और तो ये तो भैया कट गया, एक तो हमने काट दिया है ना। अब बताओ, और सुनो, मैंने ये भी आपको बताया कि भाई शक्ति है, जो शक्ति इसका किलोवाट घंटा होता है। तो देख लो आप, C3 किस में है? सी, वो थ्री का सी किस में है? थ्री का सी देखो, 1D और थ्री का सी एक ही में दिख रहा है आपको। ये भी फिर एलिमिनेट हो जाएगा, ये भी हटा दो भैया, ये भी हटा दो, एक ही ऑप्शन बचा। ज्यादा आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन ए सही है। ठीक है, अब मिलान कर लेना आप अपने आप। ये तो मोटे मोटे थे, आप इनमें जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित, ये आपको नहीं पता है। मान लो मैं एज ए स्टूडेंट हूँ, मुझे कुछ नहीं पता, बस इतना ही पता था कि भाई कार्य का मात्रक जूल होता है और शक्ति का किलोवाट घंटा होता है, उतना ही पता है। उसी से मैंने इसको आंसर को टिक कर दिया। ठीक है, इस तरीके से स्मार्ट वर्क करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें परिवर्तन परिवर्तन करके किसी पदार्थ को एक अवस्था रूप से दूसरे में परिवर्तित किया जाता है? ऑप्शन डी सही है, तापमान में परिवर्तित करके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समान तल वाली सीधी सड़क में नियत त्वरण पर दौड़ने वाली कार के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? सत्य बताना है, तीन गलत है, एक ऑप्शन सही है आपका। ऑप्शन डी सही है, कार का वेग निरंतर बदल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी की सतह पर पलायन वेग सबको पता है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। बी ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन सही हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक भू स्थिर उपग्रह इतने किलोमीटर ऊंचाई पर एक कक्षा के पूर्ण परिक्रमण पर कितना समय लेता है? 24 दिन लेता है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक द्रव की बूंद संयोजित होती है क्योंकि इसके कणों का आकर्षण इसका संभव क्षेत्रफल न्यूनतम करता है। इस परिघटना को कहा जाता है? पृष्ठतनाव, आधिक्य, गुहिकायन और श्यानता। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, पृष्ठतनाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन विद्युत का काफी अच्छा चालक है? विद्युत का इनमें से कौन सा काफी अच्छा चालक है, बताइए। ऑप्शन सी सही है, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु में इसकी उपस्थिति के कारण वह विद्युत का सुचालक बनता है? वह विद्युत का सुचालक बनता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन। किसी वस्तु में किसकी उपस्थिति के कारण वह विद्युत का सुचालक बनता है? ऑप्शन सी सही है, इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से क्या तरंग की विशेषता नहीं है? निम्न में से क्या तरंग की विशेषता नहीं है? ऑप्शन डी सही है, माध्यम। माध्यम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हवा में ध्वनि की गति से अधिक गति डैश में
डैश में रूप में जानी जाती है। बताओ, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, क्या आप फिल करेंगे इसमें? ऑप्शन ए सही है, सुपरसोनिक। हवा में ध्वनि की गति से अधिक गति सुपरसोनिक रूप में जानी जाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। कई क्वेश्चंस ऐसे हैं जो बार बार एग्जाम में रिपीट किए जाते हैं, है ना, जो फिक्स क्वेश्चन है उनमें से एक है। टिंडल प्रभाव प्रकाश के डैश से संबंधित है, बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन बी सही है, प्रकीर्णन। टिंडल प्रभाव प्रकाश के प्रकीर्णन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वस्तु के प्रतिबिंब की ऊंचाई से वस्तु की ऊंचाई का अनुपात कहलाता है, क्या कहलाता है? वस्तु के प्रतिबिंब की ऊंचाई से वस्तु की ऊंचाई का अनुपात क्या कहलाता है? ऑप्शन डी सही हो जाएगा, रेखीय आवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेखीय आवर्तन। दो माध्यमों के मध्य सीमा पर प्रकाश के मुड़ने की घटना किसके प्रभाव से होती है? बताइए, किसके प्रभाव से होती है? दो माध्यमों के मध्य सीमा पर प्रकाश के मुड़ने की घटना किसके प्रभाव से होती है? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, अपवर्तन के प्रभाव से। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाशीय तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है? प्रकाशिक तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑप्शन बी सही है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। पूर्ण आंतरिक परावर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तल लेंस की फोकल लंबाई 50 सेंटीमीटर है, इसकी शक्ति की गणना कीजिए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है इस बात का। देखो 50 सेंटीमीटर और शक्ति की गणना किस में की गई है? डायोप्टर पर। तो इसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 50 सेंटीमीटर को यदि हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 50/100 हो जाएगा, ठीक है, 50/100 हो जाएगा। ये किस में आ जाएगा? मीटर में आ जाएगा। सूत्र क्या होता है? P बराबर 1/f, 1/f रख दो, 1/50/100, ठीक। तो क्या होगा? 100/50, ठीक है, बराबर तो डायोप्टर, डायोप्टर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समझ में आ गया होगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, ठीक है। इनमें से किस उपकरण में केवल उत्तल लेंस का उपयोग होता है? इनमें से किस उपकरण में केवल उत्तल लेंस का उपयोग होता है? बताइए। ऑप्शन सी सही है, माइक्रोस्कोप। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है? रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में इनमें से कौन बदलता है? ऑप्शन सी सही है, बैटरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी विद्युत सर्किट के दो बिंदुओं के मध्य एक इकाई आवेश के स्थानांतरण में हुआ कार्य डैश कहलाता है, क्या कहते हैं उसको? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, विभवांतर। विभवांतर बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन उपकरण विभव कील से एक विद्युत उपकरण की रचना संरक्षित होती है? चार ऑप्शनों में से क्या टिक करेंगे? ऑप्शन बी सही है, वृद्धि संरक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक साधारण चुंबक किसे आकर्षित नहीं करता है? चार ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से आपको बताना है। एक साधारण चुंबक किसे आकर्षित नहीं करता है? ऑप्शन सी सही है, कांसा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के बारे में सत्य नहीं है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के बारे में सत्य इनमें से चार ऑप्शनों में से सत्य कौन सा नहीं है? बाकी तीन सत्य है। ऑप्शन सी सही है, ध्रुवीकरण नहीं किया जा सकता। बाकी यह अस्थायी चुंबक है, ये सही है। इसकी क्षमता उसके पोल के बीच के साथ बंद होती है, ये भी सही है। इसकी क्षमता को बदला जा सकता है, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जर्मेनियम का प्रयोग मुख्यतः डैश किया जाता है? जर्मेनियम का प्रयोग मुख्यतः डैश किया जाता है? ऑप्शन बी सही है, अर्धचालक। जर्मेनियम का प्रयोग मुख्यतः अर्धचालक चालक किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाहनावकीय भौतिक संस्थान कहाँ स्थित है? शाहनावकीय भौतिक संस्थान, डी ऑप्शन सही है, पश्चिम बंगाल में स्थित है। शाहनावकीय भौतिक संस्थान पश्चिम बंगाल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1940 के दशक में कुछ महान वैज्ञानिकों ने यूरेनियम को शुद्ध करने तथा एटम बम का निर्माण करने का प्रयास किया। उनकी इस कार्य प्रोजेक्ट का नाम क्या था? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, मैनहट्टन परियोजना। मैनहट्टन परियोजना, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलाई मशीन के निरूपित किस्म के आविष्कार के लिए प्रथम अमेरिकी पेटेंट किसे प्रदान किया गया है? ऑप्शन ए सही है, एलायस होवे। एलायस होवे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा कन्वर्टर नहीं है? इनमें से ऊर्जा कन्वर्टर कौन सा नहीं है? ऑप्शन सी सही है, सादा गिलास। ये तो सबको पता है ना।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीपीएस का पूरा नाम, आपको फुल फॉर्म बतानी है जीपीएस की। लास्ट क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार।